प्यारे बच्चों, इस जल प्रलय में बाढ़ से संबंधित हरीश्वरनाथ रेणु की इस निबंध को हम पढ़ा रहे हैं और हमने देखा कि बाढ़ से पानी आने के सूचना से, पानी आने की खबर से बेचैन लेखक रात्रि में सोने का प्रयास करता है। नींद नहीं आती, स्मृतियां आने लगती हैं। स्मृति का अर्थ हमने कहा था यादें, हमारे बीते हुए क्षणों की जो यादें हैं वही स्मृति होती है। तो अब इस स्मृतियों में वो अपने बीते समय के कुछ एक घटनाओं का वो याद करते हैं और हमारे सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। तो 1947 मनिहारी, जब वह पूर्णिया जिला में था, अब कटिहार जिला में आ गया है। मैं लेखक कह रहा है कि हम अपने गुरु सतीनाथ बहादुरी के साथ बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जा रहे थे और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। तो बीच में एक बलूचर, एक ऊंची जगह, एक टीला नुमा जगह इनको दिखाई पड़ा। इन्होंने अपने गुरु से कहा कि चलिए उस जगह पर चलते हैं, थोड़ा आराम कर लिया जाएगा, टांग सीधी कर लिया जाएगा, क्योंकि बाकी तो सब जगह पानी से जलमग्न है, जलमग्न है, पानी से नहीं। तो एक वही जगह है जहां चल करके थोड़ा विश्राम किया जाए। गुरुजी इनके अनुभवी थे, उन्होंने कहा कि सावधान, यहां तुम ही विश्राम नहीं करोगे, तुमसे पहले यहां बहुत सारे जीव जंतु विश्राम कर रहे होंगे। ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले मत भूलना कि बहुत सा प्राणी, सांप बिच्छी से लेकर के बाकी और भी लोग यहाँ मौजूद रहे होंगे। और सही में जब ये लोग वहां पहुंचे तो देखे कि लोमड़ी, सियार, सांप बिच्छी से वो ऊंची जगह, बलूचर जगह भरी हुई थी। दूसरी घटना का जिक्र करते हैं कि हम लोग कहीं भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जाते तो इनके गुरुजी कहा करते कि पका ही घाव की दवा, माचिस, दिया सलाई और किरासन तेल, ये 3 चीज अवश्य रहना चाहिए। पका ही घाव का अर्थ हुआ कि पैरों में पानी लग जाने से या पैरों के लगातार पानी में रहने के कारण उसमें घाव हो जाता है, अंगुलियों में, तलवों में, इसको पका ही घाव बोलते हैं। और सही में लेखक जब भी कहीं बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जाता, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाता, तो लोग बाकी भोजन वगैरह से पहले पका ही घाव की दवा ही मांगते, क्योंकि पानी में रहने के कारण, पानी के प्रभाव के कारण वो इस घाव से ग्रसित हो जाते थे। 1949 एक दूसरी घटना का जिक्र हरीश्वरनाथ रेणु इसमें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वापसी थाना महानंदा के बाढ़ से प्रभावित
वापसी थाना के गांव में हम लोग गए। हमारे साथ रिलीफ डॉक्टर साहब भी थे, जो उस गांव में बीमार लोगों को इलाज के लिए नाव पर बैठा करके सुरक्षित जगह पर यानी हॉस्पिटल वगैरह में ले जाने की व्यवस्था हो रही थी, कैंप था। तो एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ गया। अब वो जो नाव थी जिसमें लेखक थे वो डॉक्टर था। ये लोग बीमार लोगों को कैंप में ले जाते थे, इलाज करने के लिए ले जाने के लिए आए थे। तो एक नौजवान जो कि बीमार था नाव पर चढ़ा, तो उसके साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करते हुए नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर साहब को कुत्ते से बड़ी चिढ़ थी, बड़ा भीषण भयभीत हो गए, डर गए, बहुत डर गए। चिल्लाने लगे, अरे कुकुर, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। अब अपने मालिक के साथ, ये कुत्ता बड़ा वफादार होता है, अपने मालिक के साथ वो भी नाव पर चढ़ गया। तो डॉक्टर डर गए, उन्होंने कहा इस कुत्ते को हटाओ, कुकुर को भगाओ। और बीमार नौजवान छत से पानी में उतर गया और कहा कि हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। और फिर कुत्ता भी छपाक से पानी में गिरा, हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। क्या दोनों गजब, कुत्ता की वफादारी और उससे ज्यादा उसके मालिक का स्नेह। कितने एक दूसरे से अंतर मन से दोनों जुड़े हुए हैं। बीमार है नौजवान, फिर भी कहता है कि हमारा कुत्ता नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। और वो पानी से नीचे उतर जाता है, नाव से नीचे उतरता है, पानी में छपाक से आ जाता है। तो कुत्ता भी छपाक से कूद पड़ता है और कहता है जब मालिक नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा, और जब मालिक जाएगा तो हम हो जाएगा। पशु और मानव का ये संवेदनशील प्रेम देख करके वास्तव में वैसा होता है। हम जैसा व्यवहार पशुओं के प्रति करते हैं। दो बैलों की कथा में हमने बड़ा विस्तृत रूप से इसको देखा, जाना और समझा। पशु भी मानवीय प्रेम के भूखे होते हैं। तो ये सिद्ध करता है उस नौजवान कुत्ते और डॉक्टर वाली उस घटना ने, जिसका जिक्र फरीश्वरनाथ रेणु ने इस घटना के रूप में किया है। एक और घटना का जिक्र करते हैं वो कि परमान नदी के बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी में हम राहत बांटने गए। परमान नदी जिसके बाढ़ का पानी से वो पूरा क्षेत्र जलप्लावित था, तो वहां एक मुसहरों का टोला था, मुसहरों का टोला था, जहां ये लोग राहत सामग्री बांटने के लिए गए। हमें खबर मिली थी, लेखक लिख रहा है कि हमें खबर मिली थी कि ये लोग कई दिनों से चूहा और मछली पका करके किसी तरह अपना जीव जी रहे हैं, जीव का पार्जन कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। तो जब हम टोले के पास पहुंचे, उस मुसहरों के टोले के पास जब लेखक की टीम पहुंची, तो देखा कि यहाँ तो ढोल मजीरा बज रहा है और एक ऊंची जगह पर स्टेज बनाया गया है, मचान बनाया गया है और बलवाही नाच हो रहा है। बलवाही एक प्रकार का लोक नृत्य होता है। एक प्रकार का लोक नृत्य जो वहां पर हो रहा था। उस लोक नृत्य में ये जो धानी है, धरनी है, मायके भाई, ये
जट जटिन वाला जो लोक नृत्य होता है, जिसमें वो जो धानी है, जटिन है, वो मायके जा रही है, पति उसको मनाने का प्रयास करता है, तो ये लोक नृत्य वहां पर हो रहा था, ये नाटक हो रहा था, ये नृत्य हो रहा था। और लेखक आश्चर्यचकित रह जाता है कि बताओ, इन मुसहर बस्ती के लोगों को, इन मुसहरों को, ये बाढ़ से घिरे हुए हैं, भोजन के और जान के दोनों के लाले पड़े हैं, कठिन विपत्ति में है, फिर भी ये कितने जिंदा दिल हैं, कितने जिंदा दिल हैं, कितने आनंद से इस दुख के घड़ी में भी, इस संकट की घड़ी में भी, बाढ़ से घिरने पर भी ये बैठकर आराम से जट जटिन बलवाही का नाच कर रहे हैं और नाच देख रहे हैं। भूख प्यासे से बेहाल इन नर नारियों को देख करके, इनकी हंसी को देख करके लेखक लिख रहा है कि हम राहत सामग्री बांट करके भी इनको वो हंसी नहीं दे सकते। तो स्मृतियों में इन घटनाओं का जिक्र लेखक कर रहा है। एक बार लिख रहा है कि 1937 में हम सिमौरनी शंकरपुर में बाढ़ मदद के लिए गए, तो वहां इसने क्या देखा कि जो गांव के लोग थे जिनके पास नाव नहीं थी, वो केला का भेला बना करके, केले के पौधे का नाव बना करके अपना काम कर रहे थे, आ जा रहे थे, या अपने सामान को अपने घरों से बाहर निकाल के सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे थे। तब तक उस गांव का जमींदार का बेटा नाव पर हारमोनियम तबला लेकर के झिझरी खेलने जल विहार, नौका विहार निकला। बस गांव के युवकों ने क्या किया कि मारपीट किया उस जमींदार के बेटे से, नाव छीन ली। तो उन्होंने जमींदार के बेटे से मारपीट क्यों किया? क्योंकि उनके पास अपने को सुरक्षित करने के लिए नाव नहीं थी। वो केले के पौधे से अपना नाव बना करके काम चला रहे थे, और ये जमींदार का बेटा नाव पर नौका विहार करने चला था। तो लोगों ने उसकी नाव छीन ली। एक और घटना का जिक्र लेखक कह रहा है कि 1967 में जब पटना में बाढ़ आई थी, राजेंद्र नगर, जहां वो जिस गोलंबर पर वो बाढ़ से घिरा हुआ है, तो उसमें पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था। तो उसमें शहर के कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली, आधुनिक लड़के और लड़कियों की टोली, मॉडल, नाव पर बैठ करके फिल्म में देखे हुए कश्मीरी आनंद घर बैठे लेने के लिए निकले थे। अब एक नाव का जुगाड़ किया था इन आधुनिक युवक युवतियों ने, और कश्मीर में के फिल्मों में, जैसे कश्मीर में डल झील है इत्यादि, नौका विहार होता है वहां पर,
तो उसका आनंद ये राजेंद्र नगर में लेने के लिए निकले थे। उसमें नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली उस पर रखी हुई थी चाय बनाने वाली, बिस्किट के डिब्बे खुले हुए थे और एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कॉफे मथ रही थी। अनोखी अदा से, स्वाभाविक अदा से नहीं, स्वाभाविक रूप से नहीं, अनोखी अदा से नेस्कैफे मथ रही थी कप में। और दूसरी लड़की बड़े ध्यान से, मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। फोटो वाला रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी एक लड़की, बड़ी अनोखी अदा से ये कॉफी बना रही थी। दूसरी मैगजीन पढ़ रही थी, पत्रिका पढ़ रही थी। और एक युवक दोनों पांव फैलाकर बांस में लगी से नाव खे रहा था, माझी का काम कर रहा था। एक युवक था, वो पैर फैला करके नाव खींच रहा था और दूसरा युवक उस लड़की के पास बैठ करके, पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के पास बैठ करके मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। अब उसके सामने बैठ करके, उसके आंखों में आंख डाल करके मनमोहक डायलॉग, मन को मोहने वाला डायलॉग बोल रहा था। और ट्रांजिस्टर पर, रेडियो पर गाना बज रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। ये बॉम्बे के फिल्मों के सीन वाले आधुनिक युवक युवतियां 1967 में, तब का समय कुछ और था, आज का समय में तो सब मान्य है, लेकिन तब समय कुछ और था। और ये लोग राजेंद्र नगर में नौका विहार कर रहे थे, इस स्थिति में थे। कोई कॉफी मल रहा था, कोई मैगजीन पढ़ रहा था, कोई नाव खे रहा था, कोई डायलॉग बोल रहा था। बस लेखक लिख रहा है कि हमारे ब्लॉक यानी कुछ गोलंबर, जहां पर एक बार आवाज करने के बाद उसकी प्रतिध्वनि कई बार गूंजती है, इको माइक जैसा। ये लोग पहुंचे, बस क्या था, ब्लॉक के, फ्लैट के जितने भी लड़के थे, इनका ड्रामा देख करके, इनका नौका विहार देख करके या स्वयं इनको देख करके चारों तरफ से सीटी बजाने लगे, फप्तियां कसने लगे और किलकारियां करने लगे, हल्ला करने लगे, सीटी बजाने लगे, पुकारी मचाने लगे। अब चारों तरफ से अपने ऊपर होते इन आक्रमणों, हमलों को देख करके इन बेचारे जो आधुनिक मॉडल लोग थे, इनका चेहरा पीला पड़ गया। इनकी जो भी प्रदर्शनवाद था, एग्जिबिशनिज्म छू मंतर हो गया। और इन जो युवतियों के रंगे लाल लाल उठते, ये काले पड़ गए। और तो इन घटनाओं का जिक्र लेखक कर रहा है अपनी स्मृतियों में। का हो राम सिंगार, पनिया आ रहल हो, उहूं न आ रहल हो, 2:30 बज गए। पानी के इंतजार में, बाढ़ का इंतजार हो रहा है, सोने की पुरजोर कोशिश कर रहा है लेखक, लेकिन सो नहीं पाता है। मगर पानी अब तक नहीं आया, लगता है कहीं अटक गया, अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई,
या कोई देवी का चमत्कार हो गया, क्योंकि लाउड स्पीकर द्वारा जनसंपर्क विभाग ने ये सूचना करवाई थी कि पानी 12:30 बजे तक पहुंच जाएगा, लेकिन 2:30 बज गए, पानी नहीं पहुंचा बाढ़ का। अब लेखक सोच रहा है कि क्या हो गया, लगता है पानी कहीं अटक गया, या तटबंध को तोड़कर जो पानी शहरों में इंटी मारता है, प्रवेश करता है, इंजीनियरों ने उस टूटे हुए तटबंध की मरम्मत कर दी, या उनकी जीत हो गई, या कोई देवी का चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, रास्ता तो इधर से ही है। तो इस तरह चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं। कुत्ता रोता है तो अशुभ माना जाता है, विपत्ति का आमंत्रण उसके रुदन को मानते हैं। और सही में बाढ़ आने वाली थी, संकट का समय था, तो हो सकता है इसका पूर्वाभ्यास कुत्तों को हो और वो सामूहिक रूप से एक साथ मिलकर वो रुदन कर रहे थे। उन्हें राम सिंगार की मंडली डांटकर चुप करा देती। राम सिंगार की मंडली संभवतः रोड पर थी और पानी की स्थिति का जायजा ले रही थी कि पानी आया कि नहीं आया। ठीक, कितना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। SW में 1-2 क्वेश्चन लिख लो। बीमार नौजवान और वफादार कुत्ते का प्रेम देख करके आपके मन में कौन सा विचार उत्पन्न होते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, बीमार नौजवान और उसके वफादार कुत्ते का प्रेम देख करके आप क्या सोचते हो? आपके मन में कौन सा विचार उठते हैं? दूसरा, बाढ़ जैसी विपत्ति से घिरे होने के बावजूद भी मुसहरी टोला के लोग नृत्य का आनंद ले रहे थे। यह उनकी किस मानसिकता का द्योतक है? यह उनकी किस मानसिकता को, उनके किस गुण को प्रदर्शित करता है? प्रश्न संख्या 2 एंड लास्ट। ओके, थैंक यू।